किस अखबार में क्या न्यूज़ देनी है, वो पलंदरी का नाम लिखना उसमें कि पलंदरी से न्यूज़ आई है, क्यों दे डिक्लेयर्ड पलंदरी एज 24 तारीख को पलंदरी को आज़ाद कश्मीर का उन्होंने कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। और ये उसमें ये कहा गया कि आपने जो न्यूज़ देनी है जहाँ का नहीं लिखना है, इट इज़ न्यूज़ फ्रॉम पलंदरी। उन्होंने भी आके ये सारी चीज़ बताई। बहुत सी चीज़ें हैं, इवन पंडित नेहरू, इट इज़ रिटन इन द बायोग्राफी ऑफ सरदार पटेल कि पंडित नेहरू जी ने पटेल जी को बताया कि आई हैव गॉट द इंफॉर्मेशन कि 3 तारीख से J&K स्टेट में इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गई है। दिस इज नोन टू पंडित नेहरू आल्सो। और आस्ता आस्ता हालात क्या बने ये सब आपको पता है, किस कदर कब्जा हुआ, ये सारी पुरानी बातें। मैं पंडित नेहरू जी का और शेख अब्दुल्ला का ये जरूर जिक्र करना चाहूँगा कि अगर आज हम ये भुगत रहे हैं, ये इलाका जो इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको आज़ाद कश्मीर कहा जा रहा है, वो उनके पास नहीं होता। पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को सारी पावर दे दी थी, जो आर्मी थी उनके हाथ में कुछ नहीं था। एक छोटा सा वाक्य मैं सुनाता हूं कि मीरपुर के कुछ लोग जिनके रिश्तेदार वहां पर फंसे हुए थे, ये हालात थे। पंडित नेहरू जब जम्मू में आए तो उनको रिक्वेस्ट की गई कि उनको कृपा करके वहां पर आप फौज भेजिए, उनको निकाला जाए। पंडित नेहरू बिहेव्ड वेरी रूडली विद दोज पीपल और ये कहा कि जो गो एंड मीट शेख अब्दुल्ला, उनसे जाके बात करो। उन्होंने कहा शेख अब्दुल्ला को क्यों आप वहां से आए हैं? कहते नो, आई हैव गिवन ऑल पावर। और शेख अब्दुल्ला ने जानबूझकर वो इलाका जो है, हर जनरल ने ये माना है, किसी ने इनडायरेक्टली राइटिंग में भी अपनी बुक्स में लिख दिया और किसी ने कहा दिया। मिस्टर जनरल थमैया जो थे उन्होंने खास तौर पर कहा, रोए जनरल थमैया भी, जैसे उन्होंने कहा कि 1 रोया 2 रोया, सब रोए। उनको ये एक कदम भी आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। दूसरी बात तो जाने दिए, जैसे ये कहते हैं कि वो ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उनको एक कदम आगे जाने की इजाज़त नहीं थी, जिसकी वजह से ये सारा इलाका जो है वहाँ पर इस वक्त हमारे पास है। जिम्मेवार इस इलाके को रिकैप्चर करने में अगर है तो पंडित नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला, आप लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं, जिसका खमियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। आप सब सोचेंगे कि शेख अब्दुल्ला का इंटरेस्ट क्या था इसमें? उसका इंटरेस्ट ये था कि वो इलाका जो है, वो इलाका अगर रिकैप्चर करके J&K स्टेट में आ जाता है तो शेख अब्दुल्ला वाज जीरो। वो प्राइम मिनिस्टर के जो उसके ख्वाब देखे हैं वो कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि जिस इलाके की जो लीडरशिप थी वो इस कदर मजबूत थी कि उसके साथ उसकी दाल निकलनी थी। इसलिए वो जितना भी इलाका, जैसे मीरपुर, कोटली, पुंछ का जितना बाग, शहरी, ये सब वो इलाके थे जहाँ पर उसने ज़बरदस्ती फौजों को वहाँ पर जाने के लिए किया नहीं। और हालात फिर क्या बने भाई? वाई ही शुड गो टू दी यूनाइटेड स्टेट्स? क्या ज़रूरत थी जाने की? क्योंकि पटेल ने मना किया कि आपको यह काम नहीं करना चाहिए। इवन महात्मा गांधी, इट इज़ इन द रिकॉर्ड के महात्मा गांधी ने कहा कि ये कदम तुम मत उठाओ, तुम जितना है उसको अपने अपने कब्जे में ले लो। लेकिन वो चले गए वहाँ पर। जो लेटर वहाँ पर लिखी गई उसमें भी बजाय इसके कि वो लिखते कि दिस इज ए पाकिस्तानी रेड, उनमें उन्होंने क्या कहा कि ये ट्राइबल रेड है। लेटर में लिख दिया कि ट्राइबल रेड। जब अन इट इज प्रूव्ड ये पाकिस्तान का हमला है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, तो भाई इट इज ए ट्राइबल रेड। और अगर ट्राइबल रेड है तो ट्राइबल को आप यूनाइटेड स्टेट में कैसे ले जा सकते हैं? कोई मतलब नहीं। अगर ट्राइबल गए तो देन हो पाकिस्तान कम इनटू पिक्चर। पाकिस्तान के साथ अभी डेलिब्रेशंस क्यों होंगे और कैसे होंगे? जब चले गए, फर्स्ट हियरिंग हुई वहां पर, तब वहां पर इन्होंने बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया। वहां पर जो शेख अब्दुल्ला साहब थे और बालासमी हैंगर थे, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने इनको धज्जियां उड़ा दी। और बजाय इसके कि वो जो इलाका खाली करने की जिसकी चीज के
लिए वहाँ पर गए थे, वो तो बात ख़त्म हो गई। उन्होंने ये मसला बना दिया कश्मीर इशू का, कश्मीर प्रॉब्लम का, जो आज तक हम भूख रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबा अगर करूँगा तो ये बात ख़त्म होने वाली नहीं है, मेरे और भाइयों ने भी बोलना है। लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, गवर्नर साहब से मुझे गिला है, आज की जो गवर्नमेंट है उससे गिला है। अरे भाई 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग किसी वजह से मार जाते हैं, सदमे करते हैं। 50,000 लोग, मोर देन 50,000 मुजफ्फराबाद, मीरपुर, राजौरी में कत्ल-आम हुआ। अरे उसके लिए किसी को आज तक 2 लफ्ज़ कहने की भी मौका नहीं मिला कि मैं 2 लफ्ज़ उनके विषय में कह दूं। क्यों नहीं कहते? मेरे मीडिया वाले भाई, मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये जो मसला है, कश्मीर का मसला इस वक्त बहुत नई सूरत लिए हुआ है, उसको इन राइट पर्सपेक्टिव जो है ना उसको पेश करने की कोशिश करें। असलियत लोगों को पता न चलनी चाहिए। मुझे हैरानगी होती है जब यहाँ के लोगों से मिलता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ, उन बेचारों को पता ही नहीं कि हमारा कोई इलाका इस वक्त वहाँ पर पाकिस्तान के पास था। JNK के लोगों को पता नहीं तो हिंदुस्तान के लोगों को कैसे पता हो लगा? अरे पार्लियामेंट में आप रेजोल्यूशन पास करते हो 94 में, 47 साल के बाद। अरे रेजोल्यूशन कागजाम हुआ था, किया आपने क्या? मुझे अपना घर चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं जिंदा अपने घर में वापस जाऊं। तो मेरे जो भाई बैठे हैं इस वक्त एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट मेरे पास बैठा है, मेरे बहुत ही ये नज़दीके हैं, और मैं इसके दरख्वास्त करूंगा खास तौर पर कि इस गवर्नमेंट को कान खींचो। 2 चीज़ें बताओ कि भाई इन लोगों का ये हालत है, तो आप इनको कम जो हुए हैं उनको, और जो इस वक्त बचे हुए हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनको वो रिफ्यूजी डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं है, क्या उनका हक नहीं है? अरे उनको क्यों नहीं उनका हक देते? कितने साल और इंतजार करोगे? हमारी 3 पीढ़ियां खत्म हो गई, 4थी पीढ़ी इस वक्त है। पता नहीं भगवान ने क्या मेरे पर रहम किया है या मेरे पर जुल्म किया है कि मुझे जिंदा रखा है आज का दिन देखने के लिए। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। बहुत से ऐसे तत्व हैं कि अगर एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा तो आपके हो सकता है कि आपके एक चीज, हाँ एक चीज मैं जरूर आपसे कहूंगा, राजौरी रिकैप्चर हुई। इट इज ओनली 1 टाउन विच वाज रिकैप्चर्ड। जब आर्मी के लोग रिकैप्चर करके गए, राजौरी ये प्लेस जो जिसका फॉल जो हुआ था दिवाली के दिन, आज तक वे लोग दिवाली को ब्लैक दिवाली मनाते हैं। और जब वहां पर फौज पहुंची तो इट वाज ए बैसाखी डे। तो जब फौज वहां पर पहुंची, कमांडर ने कहा कि भाई लोग मैं जाऊंगा तो ये लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन जब वो वहां पर जाते हैं, मातम छाया हुआ पर राजौरी में, पूरा मातम छाया हुआ। जब उन्होंने पूछा क्या बात है, उन्होंने कहा जी देखो गड्ढे जो हैं लाशों के भरे हुए, कुएं जो हैं लाशों के भरे हुए, ये हालत थी। अरे भाई ये जो चीजें मुजफ्फराबाद में, राजौरी में, मीरपुर में, कोटली में जहां भी हुई है, उनके लिए कुछ दर्द महसूस करो, उनकी याद में कुछ ना कुछ तो आज करो। अरे 12 लोग 20 लोग मर गए तो आप छुट्टियां डिक्लेयर करते हैं, उनकी याद में कुछ स्तंभ खड़े करते हैं। मेरे जितने भी वहां के लोग हैं उनकी ओर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक यादगार बनाओ। सब जो वहां से हमारे लोग भाई शहीद हुए उनके लिए यादगार बनाओ, और जो इस वक्त जिंदा हैं कम से कम उनकी कुछ ऐसा काम करो कि वो आपको जो है, और कम से कम ये 4थी पीढ़ी हमारी जो चल रही है वो इज्जत के साथ 2 दिन बचा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 22 अक्टूबर को अटैक किया था, ना कि वो एक ट्राइब्स का हमला था। जो लोग प्रोफेसर, स्कॉलर्स इस पे कंसंट्रेटेड हिस्टोरिकल नॉलेज रखते हैं, आपके सामने उन्होंने बड़ी डिटेल बात को रखा है। मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने रखना जरूरी समझूंगा। भारतीयता
जो हिंदुस्तान जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो इस बर्रे सगीर की तहजीब थी, जो गंगा जमनी तहजीब थी, जिसको इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां की हिंदुस्तान से एक ठंडी हवा की, उस सरजमीन, ऋषियों मुनियों की सरजमीन की तकसीम हुई, ये सबसे ज्यादा दुनिया की हिस्ट्रियों में अगर कोई सबसे बड़ा कोई हादसा है तो वो ये तकसीम है। मेरे भाइयों, तकसीम जो है, डिवीजन जो है, जब उनके बाप दादा एक हों तो कल्चर एक हो, जबान एक हो, पानी, हवा, हर चीज, टोपोग्राफी, ज्योग्राफी, हर चीज एक हो, जब तकसीम होती है तो इंसान ऐसे मरता है कि जिसको अभी गुप्ता साहब ने बयान किया, मेरे स्टेज पे बैठे हुए मैं देख रहा था कि अगर इनकी 15 साल 12 साल 15 साल उम्र थी, ये आई विटनेस है, मेरे भाइयों, तकसीम जो है वो किसी को छोड़ती नहीं है। मैं उधमपुर में एक पार्टी के एक लेक्चर में बोल रहा था कल्चरल नेशनलिज्म पे, तो मैंने ऑडियंस में 3 डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, तो मैंने रामबन के, रियासी और उधमपुर के, तो मैंने कहा मेरा नाम गुलाम अली है, रिलीजन से मैं मुसलमान हूं, लेकिन जब मैं दुआ करता हूं कि स्वर्ग में कौन जाएगा, जन्नत में कौन जाएगा, तो मैं कट नहीं कर देता कि मेरी 4 पीढ़ियां ही जन्नत में जाएंगी, बाकी पिछली नहीं जाएंगी। हम भारत, चाहे हिंदुस्तान, चाहे इंडिया जिसका नाम है, ये पूरी दुनिया के लिए एक लीड करने वाला, एक रास्ता दिखाने वाला स्ट्रक्चर है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हमने इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठना है। क्यों कि जब हम हिंदी थे तो हमने अंग्रेज को करारा हमने झटका दिया, लेकिन जब हम हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई में तकसीम हुए तो इसका मतलब हो गया कि करप्शन आ गई, खोट आ गई, और इतना बड़ा देश जो है वो तकसीम हो गया, और इसमें करीबन हिंदू, मुसलमान, सिख इतनी बेरहमी से कत्ल हुआ है। और मैं कहता हूं कि कुछ ऐसा है जिसको लिखा ही किसी ने नहीं है। आज जो बड़े ऑथर, बड़े बड़े वो वापस कर रहे हैं, अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं, उनकी कलम में भी कभी इनका लेखन नहीं आया कि मीरपुर कोटली से हमारे भाई कैसे आए, या जम्मू में जो लोग थे, जो मुसलमान थे, क्या वो राजा महाराजा हरि सिंह के लॉयल नहीं थे? क्या उन्होंने हिंदू महासभा के साथ ये नहीं कहा कि महाराजा जी आप जो कहते हैं हम आपके साथ हैं? डॉक्टर साहब ने आपके सामने कहा अभी पहले, क्योंकि उन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट जो डोगरा के खिलाफ थी उसमें सपोर्ट नहीं किया था, और वक्त की नजाकत को देखते हुए
ऐसी बदकिस्मती हुई कि जम्मू कश्मीर की इसी बेरहमी से तकसीम हो गई। मेयर अपने सियासी इंटरेस्ट की बिना पे कि किसकी, किस रेस की, किस कौम की पॉलिटिकल हेजमनी वो हमेशा के लिए प्रिंस रहे। उस वक्त के नेता, लीडिंग नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से के साथ क्या उनका चला, सनासर में चला, कहां चला, लेकिन ऐसा चला कि जम्मू कश्मीर को ऐसा तकसीम कर दिया कि ताकि आने वाली हजारों नस्लों में हम यहां राज करते रहें। मेरे भाइयों, आज बहुत से लोगों ने यहां बात कही। मैं पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात रखूंगा कि उन्होंने परमिट के लिए देश के साथ जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन के लिए कितना फाइट किया। मार्टियर्स जेल में, बंगाल आपके सामने है। बंगाल अगर नेशनलिस्ट फोर्सेस, अगर देश को यूनाइटेड रखने वाली फोर्सेस नहीं लड़ती तो आज वेस्ट बंगाल जिसको आप कहते हैं वो हमारे पास नहीं होता। पुर्तगीज और फ्रेंच से हमने गोवा, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जम्मू का जो नागरिक है, इसका आने वाले टाइम में बहुत बड़ा रोल है। लोग अपनी सियासी नर्चरिंग के लिए कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो उधर बैठा है उसको ठीक लगे। पाकिस्तान में आज आपको बताऊं, जो 47 से यहां से 5 लाख मुसलमान गया, अगर आप उनकी हालत देखें, इतनी बदतर हालत है। मैं जानता हूं कि हमारे वेस्ट पाकिस्तानी भाई, रिफ्यूजी भाई, उनको वोटिंग राइट यहां नहीं मिला। यहां हमारी बहन शाम को 10 तोले सोना डाल के शहर में 10 बजे 11 बजे घूम सकती है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप जाए, जो भाई बंधु हमारे गए हैं उनको पूछिए, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इंडिया को डिस्टर्ब करने की, इंडिया के साथ अपने आप को अटैच करके खाता है। भारत एक बहुत बड़ा देश बना है, हमने पूरी दुनिया को, आने वाले टाइम वक्त हमारा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, और वो वक्त दूर नहीं कि जो अखंड भारत की जो सोच है, जैसा कि बर्मा से, अफगान, वहां से लेकर यूरोपियन यूनियन, उस तरह की सोच वो तभी होगी, वो तब होगी जब हमारा जहन, हम एक लीडिंग सोच रखेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा पार्लियामेंट के पेंडिंग रेजोल्यूशन है, सीओके का है, पीओके का है। बात बदकिस्मती यह है कि जिसने वोट दिए रेजोल्यूशन की, वो भी ऑटोनॉमी की बात करता है। इधर आके हमारे लोगों को अलग से सौदा बेचता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाला, वो कहीं उधर वोट देता है ऑटोनॉमी, यहां आके वो करता है। आज पूरे देश में जो सरकार है, आज वो वक्त नहीं है, आज टिट फॉर टैट है बॉर्डर पे, आज वैसा नहीं है। बहुत सारी चीजें प्रेस में भी कैरी नहीं होती हैं। पहली बार कैरी हो गया कि म्यांमार के अंदर, बर्मा के अंदर इंडियन आर्मी ने मिलिटेंट पे अटैक किया,
बहुत सारी बातें, हमने भी बहुत सारी बातें आउट ऑफ दी वे मैं कहूंगा, हम ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, लेकिन जो आज का मौजू है कि हमने पाकिस्तान जो जैसी चीज है, क्योंकि उसका आज भी उसमें जिसकी जगीर है वो जगीरदार है, आज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया, आज उसके पास पूरी दुनिया को देने के लिए टेक्नोक्रेट्स नहीं है, आज वहां एजुकेशन का ढांचा बिल्कुल खत्म हो गया है। हमने इन सब चीजों को समझते हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पूरी दुनिया की नजर है इस पे। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को हम पहले भी करारा जवाब दिया है, आगे भी देंगे और अच्छी तरह दे रहे हैं। मुसलमान अच्छी तरह समझता है कि पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान ने बांग्लादेशी मुसलमान से क्या किया, आज गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, आज पाकिस्तान के जो पास जो इलाके हैं उसमें क्या हो रहा है।